डियर व्यूवर्स, सिलाई कटाई के कोर्स में ये मेरा लेसन 3 है। मैं आपको वेलकम करती हूँ। मेरे पहले 2 लेसन्स अपलोड हो गए हुए हैं, उनके ऊपर काफ़ी व्यूज़ हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी जाके देखें, क्योंकि मैं हर चीज़ को सीक्वेंस में लेके चल रही हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को ने से पहले उन वीडियोस को देख लें तो आपके लिए ज़्यादा कारआमद साबित होगा। अच्छा, पिछले वीडियोस को मैंने उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाई थी। उसमें हाथ के टांकों का जिक्र था। हाथ के टांके मैंने हाथ से काम करने के बारे में मैंने आपको बताया था। वैसे तो बहुत सारे टांके हैं जो मतलब लोग सीखते हैं और सिलाई में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बेसिक टांकों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें ये 2 ही मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगे हैं तरपाई के अलावा, तो वही मैं अभी आपको सिखाऊंगी। मेरे पिछले लेसन्स को ज़रूर देखें। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी। अभी ये जो टांका मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने ये डबल धागा डाला हुआ है। इसको मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसको मोरीबंद टांका कहते हैं। पता नहीं, अब मुख्तलिफ़ इलाकों में इसको मुख्तलिफ़ नामों से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। इसको इंग्लिश में ब्लैंकेट स्टिच कहते हैं। इसको लगाने का आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये बेसिकली टांका जो है, ये 2 कपड़ों के सिरों को आपस में जोड़ने के काम आता है। ज़्यादातर लिहाफ के गद्दे जब हम उनको उतारते हैं धोने के लिए, तो उसके बाद जब उनको चढ़ाया जाता है तो उसमें यह टांका जो है लगा के किया जाता है। अब आप सबसे पहले सुई को यहाँ से गुजारेंगे और इसका ये जो नॉट है उसको आप अंदर कर देंगे और ऐसे ऊपर से घुमा के व्यूअर्स सिखाना मेरा मकसद है। तो उस वक्त मैंने 1-2 स्टिच लगा के तो इसको छोड़ दिया। मैंने कहा ज़रा इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से मैं इसको बनाती चली आ रही हूँ और यहाँ तक मैंने इसको मुकम्मल किया। ये लाइन यहाँ तक मैं इसको मुकम्मल करूँगी। इस स्टिच में आप बेसिकली धागा कोशिश करें छोटा रखें और ऐसे ऊपर से घुमा के लाएं और इसको व्यूवर्स, अब मैं आपको दूसरा टांका दिखाने लगी हूँ, दूसरा टांका बताने लगी हूँ। ये टांका बहुत ज़रूरी है। ये टांका हम लोग बेसिकली जब हमारे काम वाले कपड़े होते हैं ना, हैवी कपड़े होते हैं, हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले, उन कपड़ों को जब वो मशीन में नहीं आ सकते क्योंकि उन पे काम हुआ होता है कोरे दबके का, तो हाथ से हमें ये टांका लगाना पड़ता है। उनके चाक बनाने के लिए, घेरा बनाने के लिए और इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए ना हमें फिर और उसमें भी हम क्या करते हैं कि ये जब घेरा चाक के ऊपर इस टांके से हम उसको कच्चा करते हैं। कच्चा करने के बाद हम कच्चा करने के बाद हम इस टांके से बाद में फिर तरपाई करते हैं। तो इस टांके ठीक व्यूअर्स, ये वही कपड़े का पीस है जिसको मैंने पिछले लेसन में आपके सामने कट लगा के चीरा था। ये गलत चिर गया था। फिर मैंने इसको कैंची के साथ काट के नीट किया। नीट करने के बाद मैंने इसके ऊपर तुरपाई की चारों कोनों पे। तुरपाई करने के बाद आज मैंने इसके ऊपर ब्लैंकेट स्टिच किया। ब्लैंकेट स्टिच करने के बाद मैंने आपको ये सीधा टांका जो है लगाना बताया है। इस टांके से हम इस तरह के काम वाले कपड़े, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े, इससे भी ज़्यादा हैवी कपड़े जो मशीन में नहीं आ सकते, उनको पहले इस टांके की मदद से चाक, दामन, घेरा, अगला पिछला गला और स्लीव्स, इसको कच्चा करते हैं। कच्चा करने के बाद फिर हम इसकी तुरपाई करते हैं। तुरपाई करने के बाद इसको आयरन से हम दरेड़ के
इस टांके को निकाल देते हैं और इसको फाइनल कर देते हैं। ये देखें, इस पे तरपाई हुई हुई है, ये दामन है। यहाँ पर पहले मैंने धागे से यहाँ इस सारे हिस्से को पहले मैंने कच्चा किया, फिर तुरपाई की, फिर इस टांके को धरेड़ के निकाल दिया और फिर इस तरह से इसको फाइनल किया। तो ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाती हूँ इस कमीज़ के ऊपर। व्यूअर्स, पिछले सेक्शन में मैंने आपको कच्चा करना, टांका लगाना सीधा बताया। अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कमीज़ पे करके बताती हूँ। इस तरह के जो कपड़े होते हैं वो उन पे तुरपाई और ऐसे कच्चे टांके का बहुत काम होता है, इसलिए आपको इस काम में महारत के लिए प्रैक्टिस करनी है इसको, इन दोनों टांकों को। ये घेरा है कमीज़ का जिसको मैंने पहले रेडी कर लिया है। पहले मैंने इसको कच्चा करके फिर इसके बाद, और ये दूसरी साइड भी मैंने कच्ची पक्की कर ली हुई है। ये अंदरस वाली कमीज़ है, इसके ऊपर मैंने तुरपाई करके इसको यहाँ तक फाइनल कर दिया। इस पे मैंने अब कच्चा टांका करके इसको यहाँ तक मैंने रोका हुआ है कि मैंने ये आपको दिखाना है। इस साइड को मैंने तुरपाई भी कर दी है, ये क्योंकि मैं ये ऑनलाइन क्लास में बता रही थी तो ये मेरा लेसन था। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको अंदर समेत कैसे कच्चा करना है, और उसके बाद 2-3 टांके मैं आपको तुरपाई की भी लगा के बताऊँगी। ये देखें, ये अगर आप देख रहे हो तो ये अंदर को मैंने यहाँ तक इस कपड़े के साथ जोड़ लिया ताकि ये स्लिप ना हो और मेरी ग्रिप में रहे। हम जो टांका कच्चा करके लगाते हैं वो भी इसीलिए लगाते हैं कि ये तुरपाई से पहले हमारी कमीज़ हमारी गिरफ्त में आ जाए और ये ख़राब ना करे तुरपाई के टांके को, और काम जल्दी जल्दी हो जाए। अब मैं आपके सामने इसको इस तरह से लेके और तेज़ी तेज़ी में लगा दूँगी। मैंने इसके लिए खंडुई ली है ताकि काम जल्दी हो जाए। क्योंकि मुझे तो जल्दी से ज़रा इसके काम को ख़त्म करना होता है। ये पहले मैंने इस तरीके के साथ इसको फाइनली इसकी पान बैठाई हुई है। इस तरह से आप इसको फटाफट लेके, क्योंकि आपने कच्चा ही करना है इसने का, फाइनली आपने इसको तुरपाई करनी है, वो आपने सफाई से करनी है। फ़िलहाल आप इसको कच्चा करेंगे। ये देखिए, कपड़ा जो है ना, ये इसके बीच में सही से आना चाहिए अंदरस का, वरना बाद में फिर ये निकलेगा और आपको ये अच्छा भी नहीं लगेगा। लोग शादियों वाले कपड़े बड़े गौर से और बारीकी से देखते हैं। देखिए, ये बहुत बाद में प्रॉब्लम करता है। इसको पहले हम लोग इसीलिए टांके के साथ कच्चा करते हैं, ऐसे कच्चा करके सारा, फिर हम इसकी करेंगे तुरपाई। व्यूअर्स, अब मैं आपको इस पे 2 टांके तुरपाई की भी लगा के बताती हूँ। और तुरपाई जो है ना, वो हमने सफाई से करनी है। इसको पहले नीचे से यहाँ से हम इसको बंद करेंगे। तुरपाई का धागा मैंने रेडी करके रखा हुआ था, और इसको हम बीच में कर देंगे। ये जो इसकी नॉट है, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको टेक्निकली इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, ये इनको करने में ज़रा टाइम लगता है। जब टाइम आप इस पे टाइम लगाएंगे, इसका पे हाथ बैठाएंगे, तो ये आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी जो लड़कियां मेरे साथ सीख रही हैं, मैं उनको इस तरह के छोटे छोटे टांकों के प्रैक्टिसेस करवाती हूँ। मैं अभी ये मेरा तीसरा लेसन जा रहा है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहे हैं, आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरा बताया हुआ काम आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियोस को शेयर भी करें। मैं बहुत अरसे से काम सिखा रही हूँ, ख़ुद भी कर रही हूँ। यूट्यूब चैनल बनाने का मुझे ख़्याल नहीं आया, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि आप ये स्टार्ट करें, आप अच्छा बताती हैं और तफसील से बताती हूँ, ऐसा कोई भी नहीं बताता। तो इस चीज़ को सामने रख के मैंने ये स्टार्ट कर लिया।
आप प्लीज़ मेरे पिछले लेसन्स को भी देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जो काम मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ उस तरह से आप उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से ही आपके हाथ में रवानी आएगी। अगर आपको मज़ीद तफसील से तुरपाई का देखना है तो आप लेसन 1 को देखेंगे, उसमें मैंने आपको तुरपाई का तरीका बताया। ये देखें, ये इस तरह से यहाँ से मैं सारा इसको फाइनल कर दूँगी और उसके बाद फिर ये धागा यहाँ से पकड़ के, ये इसको ज़रा फोकस करें, यहाँ से पकड़ के मैं इस धागे को दोबारा ऐसे खींच दूँगी। चूँकि मुझे एक्सपीरियंस है तो अगर कच्चा ना भी मुझे मिला, मैंने फिर भी तुरपाई के देखी। डियर व्यूवर्स, इस सेक्शन में मैं आपको पैमाइश की इकाइयों के बारे में बताऊंगी। मैंने बहुत सारे सोर्सेज पे देखा है, सोशल मीडिया को ले लें या टेलरिंग की एकेडमीज़ को ले लें, या घरों में तो खैर वो बिल्कुल भी नहीं सिखाती, जो टेलरिंग सिखा रही होती हैं ख़वातीन, वो लोग पैमाइश की इकाइयों के बारे में सीखने वालों को कुछ भी नहीं बताते तो बहुत कम बताते हैं। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सर्च करके ये सेगमेंट आपके लिए बनाया है, और मैंने इसको ऐसा बनाया है कि आपको आसानी से जो पैमाइश के लिए हमें दरकार इकाइयाँ होती हैं उन्हीं के बारे में बताया जाए। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लोग सेंटीमीटर में भी पैमाइश करते हैं, लोग मीटर में भी करते हैं, लोग फुट में भी करते हैं, गज़ में करते हैं, गिराह में करते हैं, पता नहीं किस किस तरह से। लेकिन मैं अपने सीखने वालों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताती हूँ कि आप कोशिश करें आप इंचज़ में पैमाइश करें और उसी का हिसाब रखें। इन पुराने तरीक़ों में जब हम नापते हैं तो उसमें हम ऐसे गिठ भी नापते हैं, हम ऐसे चप्पा भी नापते हैं, और ऐसे हम इंच भी नापते हैं। तो लेकिन मैं आपको जो इकाइयाँ बताऊंगी वो बहुत सिंपल हैं, उनको याद रखना आसान है और वो आपके लिए इजी भी होंगी। पैमाइश को नापने के लिए ज़्यादातर या तो इंची टेप का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ये लोहे का स्केल जो आम कॉमनली अवेलेबल होता है मार्केट में वो लिया जाता है। प्लास्टिक का भी लेते हैं लोग, लकड़ी का भी लेते हैं। तो मैं आपको इससे बताऊंगी कि आप इंचज़ में इसको कैसे कर सकते हैं। 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं, ये चीज़ याद रखने की होती है, और ये पॉइंट बड़े ही ज़रूरी होते हैं। इन्हीं से हम 1.25 इंच नापते हैं, इन्हीं से हम 1.25 इंच नापते हैं, 1/2 इंच नापते हैं। तो ये पॉइंट्स होते हैं। ये यहाँ अगर लोहे के स्केल को आप देखें तो इसमें ये तो बहुत बारीकी से उन्होंने दिए हुए। यहाँ से अगर आप देखें तो ये 3 इंच यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 इंच, और ये जो आपको बीच में नज़र आ रहे हैं जहाँ मेरी पेंसिल की नोक है, ये हाफ, ये पॉइंट्स है। इनको उर्दू में सूत कहते हैं, इंग्लिश में इनको पॉइंट्स कहते हैं। तो 1 इंच के अंदर 8 पॉइंट होते हैं। 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। ये देखें, ये सेंटीमीटर भी इस फुट पे अवेलेबल है। ये सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच में होते हैं, और 1 मीटर में 39 इंच होते हैं, 39 इंचेस। गज़ का कुलिया अगर मैं आपको बताऊं तो गज़ जो है वो 3 फुट का होता है। एक गज़ में 3 फुट होते हैं या 36 इंच होते हैं। वही बात कि मैं आपको यहाँ पर कोशिश करूँगी कि हर चीज़ का इंच में मेजरमेंट बताऊँ, क्योंकि इंच में मेजरमेंट लेना आसान होती है। इंच टेप हर वक्त हर किसी के घर में होती है, और इस तरह का फुट भी मार्केट से ईज़िली अवेलेबल होता है, तो उसमें फिर इंचज़ का हिसाब लगाना में आपको मुश्किल नहीं होती। एक गज़ में 3 फुट होते हैं या 36 इंच होते हैं, और एक गज़ में 92 सेंटीमीटर्स होते हैं, और 1 फुट में 12 इंचज़ होते हैं। अच्छा, इनको लिखने का एक तरीका होता है। फुट को आप जब लिखेंगे तो उसके ऊपर आप एक ऐसे स्लैश, एक कश डालेंगे। अगर आप इंच लिखेंगे तो उसके ऊपर आप 2 इस तरह की स्लैशेस डालेंगे, और अगर आप सूत को लिखेंगे पॉइंट्स को तो उसको पॉइंट डाल के इस तरह से मेंशन करेंगे। ये लिखने का भी तरीका है। इसके अलावा जहाँ पर हमें पैमाइश की इकाइयाँ यूज़ करनी होती हैं और जहाँ पर हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो यही होती हैं कि आप जब कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आती कि हम कितना कपड़ा लेकर आएँ। उसका भी मैंने एक फ़ॉर्मूला बनाया, तैयार किया है। वो ये है कि जब आप कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो या तो 1 मीटर कपड़ा ख़रीदते हैं आप, या 1 गज़ कपड़ा ख़रीदते हैं, या 1 फुट कपड़ा ख़रीदते हैं।
और दुकानदार भी आपको इसी हिसाब से कपड़ा देते हैं। 1 मीटर कपड़े में 39 इंच होते हैं, ये आपने याद रखना है। 1 गज़ कपड़े में 36 इंच होते हैं और 1 फुट कपड़े में 12 इंच होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन मेरा अच्छा लगा होगा। डियर व्यूवर्स, इस सेक्शन में मैं आपको नाप लेने के तरीक़े से पहले इंची टेप के बारे में बताऊंगी। पिछले सेक्शन में मैंने आपको पैमाइश की इकाइयाँ बताई। पैमाइश की इकाइयों में मैंने आपको इंच के ऊपर इंच से मेजरमेंट लेने के ऊपर ज़ोर दिया कि आप इंच की मेजरमेंट लें, वो आपके लिए आसान रहती है, क्योंकि उसकी जो फुट होता है या स्केल होता है या इंच टेप होती है वो कॉमनली अवेलेबल होती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंच के अंदर, इनसाइड ऑफ द इंच, आप किस तरह से उसको नाप लेंगे और उसको किस तरह से आप रिकॉर्ड करेंगे। टेलरिंग में मेजरमेंट को एक बुनियादी अहमियत हासिल है। अगर आपने ये इंच टेप के अंदर ये जो छोटी इकाइयाँ इनके बारे में अपनी मालूमात ठीक ना की या इसको ज़ुबानी याद ना किया, तो फिर आपका जो नाप लेने का तरीका है वो ठीक नहीं होगा, सही तरीके से वज़ा नहीं होगा, और जिससे आपकी फ़िटिंग पे असर होगा, असरअंदाज होगी शेप और फिटिंग नाप की ख़राब होगी और सिले हुए कपड़े ख़राब होने का अंदेशा है। तो इस चीज़ को आप ज़हन में रखें कि आपने इंच के अंदर जो इकाइयाँ हैं उनको आपने जो है वो ठीक रखना है, उसको आपने याद रखना है। यहाँ पर मैंने 1 इंच का अंदाज़ा लगाया हुआ है आपके लिए। इंच को अगर आप देखें तो इसमें 1.25 इंच है। ज़्यादा मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी कि आपको मैं ये भी बताऊँ और वो भी बताऊँ। जो बेसिक इंच के अंदर 3 इकाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, हमारे टेलर हजरात करते हैं, वही मैं आपको बताऊंगी और आपसे कहूँगी कि आप उन्हीं को याद रखें। उसकी वजह ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें बीच में गटमट करेंगे तो वो फिर आपके जहन से निकल जाएंगी। टेलरिंग एक अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स प्रोफेशन है। इसको मतलब ऐसा नहीं है कि आप गैर ज़रूरी चीज़ें भी संभालते फिरें अपने दिमाग में और उनको भी याद रखें। जस्ट 3 इकाइयाँ आपको इंच के अंदर पता होनी चाहिए, 1.25 इंच, आधा इंच और 1.25 इंच। बस 1/4 इंच, 1/4 इंच, 1 इंच का 1/4 हिस्सा, आधा इंच, 1 इंच का हाफ और 1.25 इंच, क्वार्टर टू इंच, क्वार्टर टू नहीं, क्वार्टर ऑफ इंच। तो ये अब मैं जो आपको बताऊं कि मैं पांचा बनाती हूँ 1.25 इंच का। जितने भी फैंसी कपड़े आते हैं कोरा दबका के काम वाले, उनका मैं 1.25 इंच का पांचा बनाती हूँ। घेरे की चौड़ाई भी मैं 1.25 इंच रखती हूँ। गला की जो बुकरम पट्टी होती है उसकी भी मैं उसके बुकरम पट्टी के अलावा जो इसके साथ ये होता है इतना ही पीस, ये भी मैं 1.25 इंच का रखती हूँ। 1 इंच का बहुत चौड़ा हो जाता है। तो ये ज़ुबानी आपको याद होने चाहिए। ये देखिए, ये मतलब इंच टेप का ये 1 इंच का देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये 1.25 इंच है, ये आधा इंच है और ये 1.25 इंच है। बस आपकी ये कामयाबी हो जाएगी अगर आपको इस तरह से ये ज़ुबानी याद होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेक्शन भी अच्छा लगेगा। डियर व्यूवर्स, इस सेक्शन में मैं आपको कपड़े की अक़साम और उसकी साख्त के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी। कपड़ा मुख्तलिफ़ तरह का होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जिस कंबस्टन के साथ, जिस प्रॉपर्टीज़ के साथ वो बनाया जाता है, और दूसरा उसकी नेचर होती है। कुछ नेचुरल फाइबर से बनता है, कुछ सिंथेटिक से बनता है, कुछ वोवन होता है, निटेड होता है, प्रिंटेड होता है, नॉन वोवन होता है। मतलब मुख्तलिफ़ तरह कपड़ों की अक़साम होती हैं। ड्रेसेस में ज़्यादातर कैजुअल और फॉर्मल का डिफरेंस लोगों को नहीं पता होता। कैजुअल वो कपड़े होते हैं जो हम आम ढीले ढाले घर में इस्तेमाल करते हैं, घर में कपड़े पहनते हैं। इसमें स्ट्रीट स्मार्ट कैजुअल वेयर होता है, और या ज़्यादा जिसमें ट्राउज़र्स और शर्ट्स और कैपरीज़ वगैरह और ये कैजुअल ड्रेसेस। और फॉर्मल ड्रेसेस वो ड्रेसेस होते हैं जो कि बाकायदा सही ओकेजन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनमें पार्टी वेयर होता है या मतलब फैंसी ड्रेसेस होते हैं। और प्रोफेशनल ड्रेसेस का आपको पता ही है, उसमें ट्रैवलिंग के ड्रेसेस होते हैं, एग्जेक्टिव बिज़नेस क्लास के ड्रेसेस होते हैं। ब्राइडल ड्रेसेस भी आपको पता है, स्पोर्ट्स ड्रेसेस होते हैं। और एक्टिव स्पोर्ट्स वेयर जो होता है ये जिम के कपड़े होते हैं, जो हम इंडोर स्पोर्ट्स के लिए, एरोबिक्स के लिए और जिम के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको सैंपल नज़र आ रहे हैं कपड़ों के, ये आम कपड़े हैं जो कि हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं।
इनके कुछ सैम्पल्स मैंने रखे हुए अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये जो है ये कैमरिक है, जो आजकल हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान में ब्रांड्स के कपड़े होते हैं ना, कैमरिक, लॉन, ये वो है। ये पेपर कॉटन है, देखिए बहुत बारीक होती है, इसमें से पेंसिल आपको नज़र आ रही होगी। ये कॉटन है, कैमरिक कॉटन, जो आम औरतें घर में कॉटन के कपड़े पहनती हैं। ये खद्दर है गरम वाला, ये प्योर कॉटन है, सही मोटी कॉटन जिसको कहते हैं। ये मर्दाना केटी है जो आदमियों के सूट बनते हैं, और ये लिलन है, बारीक वाली गर्मियों वाली लिलन, और ये वूल है, पश्मीना। इसके अलावा ये नेट है, जाली फैंसी, और ये लेदर का कपड़ा है। इसको मैंने इस तरह लगाया कि अगर कोई टच करने पर भी इनको महसूस करना चाहे तो उसको पता चल जाए कि ये क्या है। ये लेदर का कपड़ा है, और ये जॉर्जेट है जो हम फैंसी ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। ये जॉर्जेट का कपड़ा है, और ये जो है ये मोटी मरीना है, मरीना लॉन जो होती है ना, लिलन होती है, वो है। ये सिल्क सॉटन है। इसके अलावा ये नायलॉन है, विस्कस मोटी वाली। ये ग्रिप्स है, जिससे हम शलवार का कपड़ा वगैरह बनाते हैं, ग्रिप्स का कपड़ा ये। और ये मैं आपको बताऊं कि ये आम जो शिफॉन होती है ना, सीधे साधे से कपड़े पहनते हैं रेशमी, वो ये डेनिम है। और ये पॉलिएस्टर है, ये पॉलिएस्टर है, और ये स्ट्रेच होता है। मैं आपको दिखाऊँ, अगर आप देखें, ये देखिए, ये ऐसे करके ना, ये पॉलिएस्टर का कपड़ा होता है। ये नायलॉन सी होती है, लैलन सी होती है। ये आम लॉन के सूट्स। इसके अलावा कुछ कपड़ों के सैंपल मुझे नहीं मिले जो आम हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें जर्सी कपड़ा हो गया, वेलवेट है, कॉटराई का है, एक्रेलिक है, पैराशूट का कपड़ा होता है, ब्रोकेड होता है जो हम शादियों में यूज़ करते हैं, बनारसी कपड़ा होता है, लेस फैब्रिक होता है, फिर जूट का कपड़ा होता है, मैश, ये जाली होती है। ये अक्सर आदमियों की बनियान वगैरह इस मोटी सुराख वाली जाली का जो कपड़ा से बनी होती है, वो मैश के कपड़ा होता है। और लकड़ा भी एक फैब्रिक होता है, सर्दियों में यूज़ होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। ये कपड़े ज़्यादातर जो है वो पीसेज हैं जो कटाई के दौरान मेरे पास पीस आते हैं, तो मैं इनको रख लेती हूँ। अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए मैंने ये बनाया हुआ था, तो मैंने कहा चलिए मैं ये आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि ताकि पहचान हो। डियर व्यूवर, इसके साथ ही मेरा लेसन नंबर 3 अपने एंड को पहुंचा। इस लेसन में मैंने आपको जो बातें बताई हैं उनको काइंडली आप प्रैक्टिस करें। हाथ की सिलाई का काम इस लेसन तक मैंने मुकम्मल कर दिया है। 2 काम मैंने करके नहीं बताए, एक कपड़े से बटन बनाना और दूसरा हाथ से काज बनाना। वो मैंने इसलिए नहीं बनाए कि लोग उसको पसंद नहीं करते। काज जो कि सामने आता है तो वो फिर नज़र आता है, और वो इतनी सफाई, हाथ से सफाई से नहीं बनता। टेलर से आप बनवा लें, वो तकरीबन 10 रुपए में आपको एक काज बना देता है, और वो सफाई का भी होता है और वो खूबसूरत भी लगता है। जो काम मैंने आपको बताए हैं उनको नोटबुक में लिखें, उनको हाथ से प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको सोइंग स्टार्ट कराऊंगी और सोइंग का टास्क 1 दूंगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे वेल।